हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस टॉपिक पर तो मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ 9th या 10th वालों के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए जिससे कि उनको एग्ज़ाम के लिए उसका बेनिफिकेशन उसका जो है लाभ हो उन्हें। तो हम आज 9th वालों के लिए ये वीडियो बनाने चल रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें हम संख्याओं के संबंधों में, अर्थात इस तरह से कह सकते हैं कि संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसमें या जिसके द्वारा हम संख्याओं के संबंधों का क्रमबद्ध सुसंगठित तरीके से अध्ययन करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के रिलेशन मतलब थ्रू हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको मैंने पहले से नोट कर दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि संख्या जो होता है कई प्रकार के होते हैं। तो पहला जो उसका प्रकार है वो है क्या? वो है आपका प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं होंगी, वे सभी क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, आप लोग देख रहे हैं मैंने पहले से इसको लिख दिया, चूँकि कहीं कहीं आप लोगों को शब्दों में या किसी चीज़ में दिक्कत हो रही हो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या, अच्छा, प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, अर्थात जिसका किसी ने आविष्कार न किया हो। क्योंकि एक से, हम पहले बताएं कि एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृतिक कहलाएगी। अब प्राकृतिक संख्या तो ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल परिभाषा, लेकिन अभी आपसे किसी ने कहा कि इसको लिख करके बताइए। ठीक, तो कहीं लिखना हो अगर, उसको लिखेंगे इस तरह से कि प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके समूहों को या इनके समुच्चयों को मंझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये हुआ इसका एक साइंटिफिक कह दिया जाए परिभाषा, जिससे आपको लिखने में या फिर लिखे गए शब्दों को समझने वाले के लिए दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है। क्योंकि अब जब इस तरह से आप बता देंगे कि एक से लेकर के आगे की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके समुच्चयों को मंझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये हुआ आपकी प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो पूर्ण संख्या जो होता है उसी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर देने से प्राप्त या फिर बना समूह जो होगा वो कौन सा समूह होगा? पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। और इनके समूहों को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और समूहों जो संख्या होंगी इनके रिलेशन में, इनके अंदर, उनको हम मंझले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या है कि संख्या रेखा पर उपस्थित जीरो को सम्मिलित करके उसके किसके? जीरो के दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं तथा जीरो के बाईं तरफ की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, तो इसे हम किससे? कैपिटल I से प्रदर्शित करेंगे। हाँ, और एक चीज इसमें आपको बता दें कि पूर्णांक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अर्थात I पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा कि जीरो की जो दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं हैं उसको रखेंगे। ठीक, तो जीरो की दाहिनी तरफ की संख्याएं कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 आगे सभी संख्याएं। और
और एक होगा आपका निगेटिव, मतलब निगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो आपका कैपिटल आई माइनस ऊपर लगा देंगे, और इसमें माइनस, मान लीजिए हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, -4, -3, -2, -1, ठीक, ये हो गए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जीरो है, जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है, ना वो धनात्मक में रहेगा और ना ही ऋणात्मक रहेगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि जीरो है क्या, क्या पूर्णांक है, तो हाँ है, लेकिन वो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक के संधि में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है पूरा, अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो वहां पर जीरो कहा जाएगा, लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो जीरो सम्मिलित नहीं होगा। ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये सब आप लोग बहुत, चूंकि 8 में पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर है आप लोगों का। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0। q नॉट इक्वल 0 और p और q है क्या, p और q क्या है, एक पूर्णांक है। अर्थात इस तरह से भी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हर 0 के बराबर ना होने का मतलब क्या है, चाहे 0 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा। तो p/q, p/q, जहां q नॉट इक्वल, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल 0। जैसे मतलब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, 4/12 हुआ और 0/1। तो 0/1 जो होगा आपका क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, अब देखो इसके कुछ थीम्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे मतलब छोटे एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको ये मतलब देख करके थोड़ा दिक्कत होगा, अरे ये तो हम तो पढ़े नहीं हैं, ये कहाँ से आ गया। तो वो आप पढ़े हो, लेकिन बस एक शॉर्ट नॉलेज, कहा जाता है कि शॉर्ट नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। तो जब आप छोटी अध्ययन करेंगे, मतलब कम अध्ययन करेंगे, तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। जो आप उसको थोड़ा लॉन्ग में अध्ययन करेंगे, तो आप लॉन्ग में अध्ययन करोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको शायद अपने टीचर्स या कुछ अदर जगह पे ऐसा बताया गया होगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के जो रूल है, मतलब उनके जो क्या मेन पॉइंट्स क्या है, वही चीज़ आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अब आपको ना कोर्स का दिक्कत है और ना स्कूल का, क्योंकि स्कूल भी बंद हो चुका है। आपको सिर्फ तैयारी करना है अपने एग्जाम का। अब आपको ये चीज़ देख करके नहीं काम करना है कि भाई एग्जाम होगा ही नहीं। एग्जाम हो या ना हो, आज नहीं होगा लेकिन कभी तो होगा ही। आज 9th में एग्जाम नहीं होगा, 10th में एग्जाम नहीं होगा, 12th में नहीं होगा, 11th में नहीं होगा, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जब तक इस चीज़ को जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आगे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको मैंने ये वीडियो दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये हुआ आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0। तो ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट क्या है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब थोड़ा इसमें आपको इसके एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक शब्द है, मतलब उसमें कुछ नहीं छूटेगा। किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो कहने का अर्थ इसका यह है कि क्या पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं। तो हम देखते हैं, ये है आपका क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या होंगे, प्राकृतिक होंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब बताओ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, है। जब है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। चलो
अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट वाला शब्द है इसको ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट में जो शब्द लिखा हो तो उसको नहीं सोचते हैं, तो सोचते हैं कि इसी का अर्थ निकाल के दूसरा अर्थ दिया गया, लेकिन आपको उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अर्थ तो हो सकता है लेकिन और भी कुछ उसके अर्थ निकल सकते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ब्रैकेट में लिख रहा है शून्य के अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ण संख्या तो है लेकिन शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं जीरो को छोड़ करके, वे सभी क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो को छोड़ करके जितने भी बच रहे हैं आपके क्या नंबर्स, वे सब कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक, तो तीसरा पॉइंट अब आपका क्या है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब ये, अर्थात ये कह सकते हैं कि शून्य को हम पूर्ण संख्याओं के समूह में रख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो होता है वो एक से स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए बस जाए, ये दिक्कत ना हो, कहीं पर कोई पूछे तो खड़े हो जाओ, हिचकिचाहट आ जाए मन में, अरे पूर्ण प्राकृतिक मतलब ऐसे बोलते रहो, कोई दिक्कत मतलब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैं बार बार हर एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये कह रहा है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या अर्थात ये प्राकृतिक संख्या जो है उसके समूह में जीरो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के समूह में जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। और तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप पढ़ चुके हैं तभी इस पॉइंट को समझ पाएंगे। पूर्णांक क्या होता है कि जीरो को सम्मिलित करके, अर्थात इस तरह कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित जीरो के बाएं तरफ की सभी संख्याएं, बाएं तरफ की सभी संख्याएं और दाएं तरफ की सभी संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण, कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं जितने होते हैं सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये जो जितने भी प्राकृतिक हैं और जितने भी पूर्ण संख्या है सब किसके अंडर में आएंगे, पूर्णांक के अंडर में आएंगे। क्योंकि अब अलग की बात है कि वो जीरो के बाएं तरफ है तो वो ऋणात्मक होगा, वो तो अलग है, लेकिन ये तो है ही है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, पूर्णांक है, और 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पूर्ण हो गए। तो इसलिए कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक तथा या पूर्ण संख्याएं कौन से समूह में लिख सकते हैं, हम पूर्ण संख्या पूर्णांक के समूह में रख सकते हैं। ये हुआ आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि शून्य ना तो ऋणात्मक और ना तो धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आपको कोई भी कह रहा है, ऐसे होता है कि आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई आ गया, कहे भैया क्या कर रहे हो, भैया मैथ लगा रहे हैं, मैथ लगा रहे हो, ठीक है, ये बताओ शून्य क्या है, ऋणात्मक संख्या है या फिर धनात्मक संख्या है। तो उससे क्या कहोगे कि शून्य न ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। शून्य सिर्फ और सिर्फ हम उसको शून्य के द्वारा ही, अर्थात उसके सिंबल से ही प्रदर्शित करते हैं, ना उस पर धन लगाएंगे ना ऋण लगाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी प्राकृतिक हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं और जितने भी पूर्णांक हैं, कहने का अर्थ यह है कि परिमेय संख्या के पहले हम जितने भी संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे वे सभी किस टाइप में आएंगे, परिमेय संख्या के प्रकार में आएंगे। क्योंकि हम आपको पता है कि किसी भी संख्या को, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो या फिर कोई भी पूर्णांक हो, अगर हम उसको अर्थात उसके अंश को एक बना दे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा।
आकृति में, आकार में, देखने में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 है, 1 क्या है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। 5 क्या है, पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है और पूर्णांक भी है। तो 5/1 रखेंगे तो p/q को मिल गया, और q ≠ 0 का मतलब 1 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और जितने भी पूर्णांक हैं, सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। फिर आपका अगला पॉइंट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित का अर्थ यहाँ पर यह है कि अनलिमिट, जिसका कोई सीमा, जिसका कोई दायरा ना हो, जिसको हम ये ना कह सके कि तुम यहीं तक हो, उसकी कोई सीमा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो बहुत सारे होंगे, उसी में से एक से एक निकलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे पॉइंट्स पर। तो और आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को, अर्थात इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस कोरोना काल महामारी में जितने भी बच्चे, अर्थात जितने ही क्या कहें सभी लोग, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, इसलिए घर पे बैठे हैं, तो जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक, इसके बाद आता है आपका तुल्य परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, तुल्य परिमेय संख्या का मतलब यह है कि जैसे किसी भी भिन्न को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखा गया है, कितना, 4/8, कितना है, 4/8। हम इसके किसी और रूप में, अर्थात इसको किसी अन्य रूप में भी चेंज कर सकते हैं। किस रूप में, इससे छोटे, अर्थात इसको सरल कर सकते हैं। सरल करने का मतलब यह है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ये किस रूप में मिल गया, 2/4 रूप में। अब इसको भी हम एक अलग रूप दे सकते हैं, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब लेकिन हम इसको किसी अन्य रूप में नहीं चेंज कर सकते, और किसी रूप में नहीं चेंज कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए आपको 1/2 ही मिला होता, 1/2 ही मिला होता, तो इस अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर में हम किसी ऐसे संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या से गुणा करें, ऐसे नहीं कह सकते, किसी भी संख्या से गुणा करें, लेकिन दोनों में, ऊपर भी अर्थात हर अंश में भी और हर में भी एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो उसके तुल्य संख्या प्राप्त होगी, उसके समान रूप में, अर्थात समान संख्या प्राप्त होगी। तो 2 कम 2 और 2 दूना 4 मिल गया। फिर अब इसमें हम अगर मान लीजिए फिर 2 से गुणा कर दें, फिर क्या मिल जाएगा आपका, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर इसमें हम 2/2 अर्थात 2 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर इसी में 2 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और 16 दूना 32। अब जरूरी ये नहीं है कि आप 2 से ही गुणा करें, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जिस संख्या से गुणा करेंगे ऊपर, उसी संख्या से नीचे भी। तो उसके बाद, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या उसके तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, तो हम इसको बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं
फोकस करना है कि ये मतलब है क्या। इतना ही जानिए कि उसमें किसी संख्या से गुणा करें अर्थात अंश और हर दोनों में, तो उसके बाद वाली जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, उसका तुल्य परिमेय संख्या होगा। ठीक, उसके समान परिमेय संख्या होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जैसा कि आपने लास्ट वाले पॉइंट्स में देखा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से कितने अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अनंत परिमेय संख्या होती तो है, लेकिन उससे पहले हम उसके मध्य अर्थात उसके बीच वाली परिमेय संख्या को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आपका पॉइंट्स क्या होगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, चाहे एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, बात एक ही है। तो आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई दो परिमेय संख्या मिला आपको, अब उनके बीच वाली परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए x और y कोई क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रूल्स होंगे। रूल ये है कि x लेस देन y, कहने का तात्पर्य है कि x जो होगा वो y से क्या होगा, छोटा होगा। तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपान 2। तो x प्लस वाई अपान 2 जो होगा वो आपकी मध्य वाली अर्थात बीच वाली परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे आपको मिल गया 3 और 4 के मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात करो। मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात करने मतलब बीच वाली, जो इसके सेंटर में हो, जो इन दोनों के ठीक बीच में हो, उस परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सोचिए, अगर मान लीजिए हम आपको 3 और 4 के बदले 3 और 5 दे देते, 3 और 5 दे देते, तो आपको पता है कि इसके बीच में कौन आएगा, ये कौन, 4 आ जाएगा। तो इसको देख करके इस तरह से आप जान गए। लेकिन अब 3 और 4 के बीच में कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए जो फार्मूला है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक, फार्मूला क्या आपका, x प्लस वाई अपान 2। x प्लस वाई अपान 2 का मतलब ये है कि जो छोटा है उसको x मान लेंगे और जो बड़ा है उसको y मान लेंगे। तो 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 4 क्या होगा, y होगा। तो 3 आपका x और 4 y हो गया। तो अब x के स्थान पे हम 3 रखेंगे प्लस 4 के स्थान पे y के स्थान पे 4 रखेंगे, दोनों का योगफल बटे 2, दोनों का योगफल बटे 2, 4 3 7, 7 बटे 2 क्या हो गया आपका, मध्य वाली परिमेय संख्या, अर्थात कह सकते हैं बीच वाली परिमेय संख्या। अच्छा, इसको भी थोड़ा सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, कहने मतलब 3.5, 3.5 मतलब 3.5, 3.5 इसका क्या हो जाएगा, मध्य वाली परिमेय संख्या किसके, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार के परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निकाल सकते हैं, मध्य वाली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या। तो अब इसके बाद और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात करना हमको, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या ज्ञात करने से पहले इसमें हमको x और y ज्ञात करना होगा। अच्छा, आप लोग शायद पता होगा कि जब दो भिन्न दिए गए हो उसमें से बड़ा अथवा छोटे भिन्न को ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि इस भिन्न के हर से इस भिन्न में गुणा, भिन्न के हर अंश में गुणा।
तो इसमें 5/5 से गुणा कर देंगे और इसमें 3/3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। इस प्रकार से जब दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी और जिसका छोटा होगा वो छोटा। तो ये हुआ आपका 1/3 बड़ी और 1/5 छोटा। तो ये चूंकि 3/5 3/15 है तो ये 5/15 है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y का जो हम मान रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/5 तथा y जो इक्वल हो जाएगा आपका 1/3। अब अगर कोई ऐसे देख करके कह दे तो ये संभव है, क्योंकि आप देखोगे कहोगे तो यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ये छोटा है। क्योंकि अब जब इसके अंदर अर्थात उसके अंदर जब घुसोगे तब पता चलेगा। इसलिए मैंने पहले बोला आपको शॉर्ट नॉलेज डेंजरस नॉलेज। तो जब आप कम अध्ययन करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तो ये इसी चीज़ को अगर आप जानते रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब इस दोनों का योगफल किसका, x और y का। तो x प्लस y का मतलब क्या है 1/5 और प्लस 1/3 का योगफल और दोनों का बटे 2। तो अब इनका एलसीएम निकालोगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और इनका गुणा करोगे 3 एकम 3, फिर इनका इनसे गुणा करोगे तो 5 एकम 5, तो 5 3 8/15। रुक जाओ, ये पूरे का बटे 2 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो इक्वल हो जाएगा आपका 8/15 भागे 2/1 भागे 2/1 का मतलब ये हुआ कि ये पूरे डिवाइड कर रहा है तो हम डिवाइड का सिंबल लगा दिए। सिंबल लगाने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/15 इंटू 1/2। तो 1/2 अब इसको इससे क्रॉस अर्थात सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 4/15 आपका 1/3 और 1/5 के मध्य वाली परिमेय संख्या। तो बच्चों तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।